हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण भाग 3 के वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो है हम आज लवण की प्रकृति और अम्लीय वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लवण होता क्या है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लवण को साल्ट कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो पानी बनता है और क्या बनता है? लवण बनता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी परिभाषा लिखा है। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब उनके जो H+ आयन और OH- आयन आपस में मिलकर कौन से अणु का निर्माण करते हैं? पानी के या जल के अणु बनाते हैं और जो है लवण का भी निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनते हैं? लवण बनते हैं और क्या बनते हैं? जल के रूप में हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह जो है एक रासायनिक समीकरण को दर्शाने का क्या है, मैंने सूत्र यहाँ पर लिखा है। किनके मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र है ये? अम्ल एवं क्षार के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का यह सूत्र है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिया हूँ। उससे पहले हम एक सबसे सरल उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम इसका उदाहरण देखे थे। जैसे कि है हमारा अम्ल के अंतर्गत कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl और इसका जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक नाम होता है। उसके बाद देखते हैं किसके मध्य? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है? क्षार है। इस अम्ल और क्षार के मध्य में हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा और क्या बनेगा? पानी का अणु बनेगा। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या बनेगा। जो सोडियम है इस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बचा कितना? यहाँ पर जो है अम्ल में एक हाइड्रोजन आयन बचा है और यहाँ पर बचा है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, अर्थात जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। कितने अणु का निर्माण करते हैं? एक अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात पुनः मैं कह रहा हूँ कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जो कि यहाँ पर लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, अर्थात साधारण नमक है। और क्या बनता है? पानी के एक अणु का निर्माण इसमें हुआ है। तो देखते हैं कि जो लवण होता है, लवण में एक क्या होता है? आयनिक यौगिक होता है। अर्थात लवण को जब हम किसी पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। अर्थात उसमें धन आवेश भी पाया जाता है और ऋण आवेश भी होता है। अर्थात लवण क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। और इन लवणों में जो है धन आयन और ऋण आयनों की संख्या जो होती है हमेशा कैसे होती है? बराबर होती है। यदि इस लवण में धन आयन की संख्या 1 होगी तो ऋण आयन की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। अगर इस लवण के जो धनात्मक आयन है इनकी संख्या यदि 2 होती है तो ऋणात्मक आयनों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। अर्थात ऋण आयनों की संख्या भी 2 होगी। यदि इसमें धन आयनों की संख्या 3 होगी तो ऋण आयन की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। अर्थात धन आयन और ऋण आयन की संख्या किसी लवण में जो होता है समान होता है। इसलिए जो होते हैं ये लवण जो होते हैं विद्युत रूप से कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ना तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ना ही ये ज़्यादा निगेटिव होते हैं। अर्थात धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों का प्रभाव बराबर रहता है, उनकी संख्या बराबर होती है। इसलिए ये हमेशा विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जैसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये सभी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत भी आप इसको लिख सकते हैं। लवण बनने की प्रक्रिया जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बनती है। तो ये हो गया ये उदाहरण। देखते हैं यहाँ सोडियम में कितने आयन हैं और क्लोराइड में कितने आयन हैं, अर्थात कितने धन आयन हैं, कितने ऋण आयन है। जो कि सोडियम क्लोराइड एक क्या है? लवण है, साल्ट है। जो है यहाँ पर सोडियम जो कि एक धनावेश होता है और यहाँ पर क्लोराइड जो होता है एक ऋणावेश होता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड में एक धनायन है और एक ऋण आयन है। अर्थात दोनों आयनों की संख्या कितनी है? बराबर है, एक एक ही है। अर्थात यह सोडियम क्लोराइड विद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन होता है।
और जो लवण का जो धनात्मक आयन होता है, धनात्मक भाग होता है, ये किन से प्राप्त होता है? क्षार से प्राप्त होता है। किन से प्राप्त होता है ये धनात्मक भाग? क्षार से प्राप्त होता है। अर्थात लवण का जो धनात्मक आयन होता है, धनात्मक भाग होता है, हमेशा किन से प्राप्त होते हैं? क्षार से प्राप्त होते हैं। अर्थात इन्हीं आयनों को, धनात्मक आयनों जो कि क्षार से प्राप्त होते हैं, इन्हीं आयनों को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में क्षारीय मूलक कौन सा है? सोडियम प्लस आयन। जबकि लवण का जो माइनस आयन होता है, ऋणात्मक आयन होता है, ऋणात्मक भाग होता है, वो हमेशा किन से प्राप्त होता है? अम्ल से प्राप्त होता है। किन से प्राप्त होते हैं ऋणात्मक भाग? अम्ल से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन ऋणात्मक आयनों को हम क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं। कौन सी मूलक कहेंगे? अम्लीय मूलक कहते हैं। तो उसी प्रकार से इन उदाहरणों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरफ जैसे कि मैं इसका रासायनिक जो अभिक्रिया का जो सूत्र लिखा हूँ, इसमें इस तरफ मैं अम्ल को लिखा हूँ और इस तरफ जो है क्षार, इधर जो बनेंगे वो उत्पाद होंगे। ठीक, तो चलते हैं। यहाँ पर मैं अम्ल लिया हूँ HNO3 का लिखे हैं, है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और यहाँ पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक अम्ल जो भी एक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है? क्षार है। जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम जो होता है अम्ल के किसके? ऋणात्मक मूलक साथ क्रिया करेगा। यहाँ ऋणात्मक मूलक कौन है? नाइट्रेट है। अर्थात क्या बनाया ये? पोटेशियम क्या बना? नाइट्रेट बना। पोटेशियम नाइट्रेट बना। ये हमारा ये निकल गया और ये परमाणु निकल गया। बचा कितना? अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु बचा है और जो क्षार है यहाँ पर क्या बचा है? हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बचा है। यहाँ पर H प्लस आयन बचा है और यहाँ पर क्या बचा है? OH माइनस आयन बचा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं और जो क्षार हैं ये जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। यही इनकी पहचान है। तो यही जो आयन है आपस में क्रिया करके किसका, कौन से अणु का निर्माण करते हैं? जल के अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात ये H और ये H कितने हो गए? 2H हो गया, H2, और कितना ऑक्सीजन परमाणु है? 1 है। अर्थात ये किसका निर्माण किए? पानी के अणु का, जल का अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पर लवण कौन है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? लवण है। ये है जल का रासायनिक सूत्र। तो देखते हैं पोटेशियम में, जो पोटेशियम नाइट्रेट में भी जो है एक लवण है, यहाँ भी जितने मात्रा में धनात्मक आयन होंगे उतने ही मात्रा में क्या? ऋणात्मक आयन भी होते हैं। पोटेशियम में भी जो है एक धनायन, अर्थात पोटेशियम धनावेशित होता है, जो किससे प्राप्त होता है? क्षार से प्राप्त होता है। अर्थात पोटेशियम प्लस आयन जो है एक क्या, कौन सी मूलक है? क्षारीय मूलक है। जबकि यहाँ पर जो नाइट्रेट है, यह नाइट्रेट जो होता है ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ऋण आयन वाला होता है। और जो ऋण आयन, जो लवण के जो ऋण आयन होते हैं वो हमेशा किससे प्राप्त होते हैं? अम्ल से प्राप्त होते हैं। किनसे प्राप्त होते हैं? अम्ल से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो नाइट्रेट माइनस आयन है ये क्या है? अम्लीय मूलक है। अर्थात इनके माध्यम से जो बनता है लवण, उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या कितनी है? बराबर है। अर्थात एक दूसरे के ऊपर दोनों आयन हावी नहीं होते हैं, तो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसलिए जो है ये जो पोटेशियम नाइट्रेट लवण है ये विद्युत रूप से कैसे होगा? उदासीन होगा। उसके बाद अगले उदाहरण में देखते हैं। दूसरा है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और यह है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें भी क्या क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। चूँकि हम जानते हैं क्षार का जो धनात्मक आयन किससे क्रिया करता है? अम्ल के ऋणात्मक आयन वाले जो परमाणु हैं उनसे क्रिया करता है। और एक बात मैं बता देता हूँ,
जो ये मैं लिखा हूँ इस सभी में, ये क्या है, किसी यौगिक का क्या है, रासायनिक सूत्र लिखा हूँ। क्या है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर अम्ल है कुछ और इधर इस तरफ क्या है, क्षार है। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र में जो होता है, पहले तरफ जो होता है धनात्मक आयन होते हैं, उसके बाद में उसके सूत्र के पीछे की ओर क्या लगे होते हैं, हमेशा ऋणात्मक आयन होते हैं। जैसे पर यहाँ पर देखते हैं HNO3, यहाँ पर अम्ल और क्षार की बात नहीं कर रहे हैं हम। किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र के सामने की ओर धनात्मक आयन होते हैं और पीछे की ओर ऋणात्मक आयन होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्षार है, इसको हमको नहीं देखना है कि ये अम्ल है या क्षार है, इसके सूत्र के बारे में देख रहे हैं कि इसमें किधर धनात्मक आयन होता है, किधर ऋणात्मक आयन होता है। तो इसमें जो होता है, इस सूत्र में जो धनात्मक आयन होता है सूत्र के सामने की ओर होता है, और जो ऋणात्मक आयन होता है ये सूत्र के पीछे की ओर लगा होता है, किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र के पीछे की ओर। उसी प्रकार जैसे ये क्षार है, क्षार में भी उसी प्रकार से होता है, सूत्र के सामने की ओर धनात्मक आयन होता है और पीछे की ओर जो होता है हमेशा ऋणात्मक आयन होता है किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में। लेकिन कुछ यौगिकों के सूत्र जैसे एसीटेट, इधर देखते हैं हम एसीटेट में जैसे उसमें जो होता है ऋणात्मक जो आयन होते हैं उसको सामने की ओर और जो धनात्मक आयन होता है उसको पीछे की ओर लिखा जाता है। जैसे मैं यहीं पर बता देता हूँ, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, जैसे CH3COOH, सभी कैपिटल में है। तो इसमें जो होता है CH3COO-, ये माइनस आयन वाले होते हैं। कौन से वाले, माइनस आयन वाले होते हैं। और जो H जो होता है धनात्मक आयन वाला होता है। सिर्फ एसीटेट में ही कुछ जो यौगिक हैं जैसे एसिटिक अम्ल, इस प्रकार के जो यौगिक हैं इनके सूत्र में जिसमें एसीटेट लगा होता है, इसके ही सूत्र में जो होता है ऋणात्मक जो आयन होते हैं उसको सूत्र के सामने की ओर और धनात्मक आयन को पीछे की ओर लिखा जाता है। बाकी सभी यौगिकों के सूत्र में जो होता है धनात्मक आयन सामने की ओर, ऋणात्मक आयन जो होता है पीछे की ओर होता है, चाहे वो अम्ल हो, चाहे क्षार हो, या फिर वो लवण क्यों ना हो। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जब कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है। कॉपर जो कि धनात्मक आयन है, ये क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी रासायनिक यौगिक के सूत्र के सामने की ओर हमेशा धनात्मक आयन को लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक आयन को लिखा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी लवण के सूत्र या उसके सूत्र के सामने की ओर जो होता है धनात्मक मूलक होता है। धनात्मक मूलक अर्थात किससे प्राप्त होगा, क्षार से प्राप्त होगा। और ऋणात्मक मूलक जो होता है किससे प्राप्त होता है, अम्ल से प्राप्त होता है। धनात्मक मूलक यहाँ पर ये क्षार है, क्षार से ही धनात्मक मूलक प्राप्त होगा। यहाँ पर धनात्मक मूलक अर्थात कौन सा होगा, कॉपर, क्योंकि ये सूत्र के सामने की ओर है, अर्थात यही होगा क्या, धनात्मक मूलक। और सूत्र के पीछे की ओर लगा हुआ है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अर्थात पीछे लगा हुआ है, मतलब कौन सा आयन होगा, ऋणात्मक आयन होगा। अर्थात इसमें लवण क्या देखते हैं, कॉपर आ गया। उसके बाद ये है हमारा सूत्र के पीछे की ओर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके सूत्र के पीछे की ओर सल्फेट है, यही होगा उसका ऋणात्मक मूलक। अर्थात क्या बनेगा, ये कॉपर सल्फेट। या कॉपर और सल्फेट आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कॉपर सल्फेट क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक लवण है। कॉपर सल्फेट बना, उसके बाद इन अभिकारकों में देखते हैं कि कितने कितने परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु बचे हैं, 2 परमाणु बचे हैं। यहाँ पर देखो यह कोई कोष्टक ब्रैकेट के अंदर में है OH और बाहर में 2 है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी कितनी है, 2 है। अर्थात कुल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखते हैं अभिकारक की ओर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात पानी का सूत्र हमेशा हम जानते हैं कि H2O ही होता है, और अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया से लवण और जल ही बनता है। अब जितने भी अब परमाणु यहाँ पर बचे हुए हैं लवण बनने के बाद, वो किसका निर्माण करेंगे, जल के अणु का निर्माण करेंगे। अर्थात हम देखते हैं पानी का सूत्र होता है H2O। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, सिर्फ 2, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पर कितना बचा है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है, ऑक्सीजन का 2। यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पर देखो कितना, हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना करना है हमको, 4 करना है। तो मान के चलो इसको मैं सामने में 2 लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 2 4 हो गया, फिक्स इसका हो गया। लेकिन 2 दूनी 4,
ऑक्सीजन का भी यहाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, इसीलिए हम इसको मिटा देंगे, कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अर्थात इस प्रकार से जो है जल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। किन किन के रासायनिक अभिक्रिया से, सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर हाइड्रोक्साइड के रासायनिक अभिक्रिया से। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, एसिटिक अम्ल। यह है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, जो कि एक अम्ल है। उसी प्रकार से यहाँ क्षार के अंतर्गत लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है इसका रासायनिक सूत्र और यह है इसका रासायनिक नाम। जब ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और क्या बनेंगे, जल बनेंगे। लेकिन कौन सा लवण बनता है, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैंने बताया कि एसिटिक अम्ल या एसीटेट में जो होता है, इसके जो रासायनिक सूत्र होता है, इसमें ही सिर्फ सूत्र के सामने की ओर ऋणात्मक आयन वाले होते हैं और पीछे की ओर धनात्मक आयन होता है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लवण में ये सोडियम हो गया। सोडियम जो होता है अम्ल के ऋणात्मक जो मूलक है, अम्लीय मूलक है, उससे क्रिया करेगा। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक कौन सा है, CH3COO, क्योंकि एसीटेट में मैंने सबसे पहले बताया कि एसीटेट जितने भी यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र में सामने की ओर, सूत्र के सामने की ओर ऋणात्मक जो भी मूलक है उसको लिखा जाता है, उसके बाद धनात्मक मूलक। ठीक, ये हो गया एसीटेट ऋणात्मक मूलक, उसका धनात्मक मूलक है हमारा सोडियम। तो क्या बना, सोडियम एसीटेट। क्या बना, सोडियम एसीटेट। लेकिन जब हम इस रासायनिक सूत्र या यौगिक के रासायनिक नाम का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो सबसे पहले धनात्मक मूलक का ही उच्चारण करते हैं। देखो धनात्मक मूलक यहाँ पर सूत्र में पीछे की ओर लगा है, यहाँ पर जो है CH3COO ये माइनस ऋणात्मक मूलक है और यहाँ पर जो है सोडियम है ये धनात्मक मूलक है। मैंने बताया कि एसीटेट में ही मतलब उसके सूत्र के सामने की ओर ऋणात्मक मूलक होता है, पीछे की ओर धनात्मक मूलक। बाकी में जो होता है धनात्मक मूलक सामने की ओर और ऋणात्मक मूलक पीछे की ओर होता है, किसी में भी देखेंगे तो, है ना, एसीटेट को छोड़कर। इसलिए जब इसका नाम का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले धनात्मक मूलक का ही करते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट। यह है सोडियम एसीटेट, ये क्या है, लवण है। और देखते हैं इसके बाद और क्या बनेगा, जल के अणु बनेंगे। देखते हैं ये निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु है, बच गया है, और यहाँ पर क्या OH माइनस आयन बचा है जो क्षार है। इसके हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर H2 और एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। जल के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लिए हैं हम एसिटिक अम्ल और यहाँ पर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसके माध्यम से भी लवण एवं क्या बनेंगे, जल ही बनते हैं। तो देखते हैं एसीटेट में सबसे पहले एसीटेट के जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र में पहले ऋणात्मक मूलक को ही लिखा जाता है, उसके बाद धनात्मक मूलक यहाँ पर है क्षार में NH4। ये हो गया अमोनियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बना। उसके बाद देखते हैं ये परमाणु हो गया, रासायनिक अभिक्रिया कर लिया और ये किया। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु है और यहाँ पर जो है OH माइनस आयन है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1, किसका निर्माण किए, जल के एक जो है अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण यहाँ सबसे पहले बता चुका हूँ कि जो होते हैं लवण होते हैं विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि इनमें धनात्मक भागों की संख्या ऋणात्मक भाग या फिर ऋणात्मक आयनों की संख्या के बराबर ही होती है। जैसे इसमें देखें कि पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक लवण है, जिसमें एक पोटेशियम आयन धन आयन होता है और नाइट्रेट आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। अर्थात धन आयन की संख्या 1 होती है, ऋण आयन की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात विद्युत रूप से
उदासीन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ये कॉपर सल्फेट एक लवण है, इसमें कॉपर जो होता है 2+ आयन होता है, अर्थात इसमें कॉपर सल्फेट जो लवण है इसमें 2 धन आयन होते हैं और जो सल्फेट होता है ये ऋण आयन होता है। इसमें ये कितना ऋण आयन होगा? 2 ऋण आयन होता है। अर्थात किसी लवण में धन आयन और ऋण आयन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसलिए जो होते हैं विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब देखते हैं इन लवणों की जो है प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो पीएच मान के आधार पर जो है जो यौगिकों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अम्लीय, उदासीन और क्षारीय प्रकृति होती है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया से जो लवण बनते हैं वो क्या सभी पीएच मान के आधार पर उदासीन होते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे सबसे सरल उदाहरण लेता हूँ HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और एक और कौन सा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि एक क्षार है। इन अम्ल और क्षार के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जो है क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। और जो है बचा कितना? यहाँ पर हाइड्रोजन के 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, 2 हो गया, और ऑक्सीजन के 1, तो उनका H2O बनाते हैं, अर्थात पानी के एक अणु का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लवण बनते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अर्थात इनमें धन आयनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या जो लवण में होता है वो बराबर होता है। जैसे आयनों के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जो है धन आयन जो कि सोडियम प्लस आयन है, ये धन आयनों की संख्या 1 होती है, और ऋण आयन की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी, क्लोराइड आयन, जो कि इनकी संख्या बराबर है। अर्थात ये किस रूप से, किसके आधार पर ये उदासीन है? विद्युत आवेश के आधार पर क्या है? उदासीन है। किसके आधार पर? विद्युत आवेश के आधार पर ही क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अर्थात इसमें इन लवणों में एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इसलिए ये जो होते हैं किस आधार पर? विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। किस आधार पर? विद्युत आधार पर, विद्युतीय रूप से, करंट के आधार पर, ठीक। लेकिन पीएच के आधार पर क्या ये लवण उदासीन होते हैं? पीएच मान के आधार पर। ये तो विद्युत के आधार पर हो गया। अब किसके आधार पर देख रहे हैं हम? पीएच मान के आधार पर भी जो किसी भी पदार्थ की 3 प्रकृतियां होती हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होता है, आप जानते हैं, है ना। अर्थात ये तो विद्युत के आधार पर जितने भी लवण बनेंगे उदासीन ही होंगे, लेकिन पीएच मान के आधार पर क्या ये लवण उदासीन होते हैं? इनकी इस प्रकृति अर्थात पीएच मान की जो ये पीएच प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जो है इन लवण में उपस्थित जो क्षारीय मूलक और जो अम्लीय मूलक है, ये जो मूलक है ये किन स्रोत से, अर्थात किन अम्लीय स्रोत और किन क्षारीय स्रोत से प्राप्त हुए हैं, उनकी प्रकृति को ज्ञात करना पड़ेगा, उनकी प्रबलता को और दुर्बलता को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ एक शब्द आ रहा है क्या? प्रबल, और एक आता है हमारा दुर्बल। ये वास्तव में होता क्या है? प्रबल अम्ल भी हो सकते हैं, प्रबल क्षार भी हो सकते हैं, दुर्बल अम्ल भी हो सकते हैं, दुर्बल क्षार भी हो सकते हैं। अर्थात उनको हम प्रबल या दुर्बल अम्ल या क्षार क्यों कहते हैं या कह सकते हैं? प्रबल अम्ल या क्षार ऐसे अम्ल या क्षार को कहते हैं जिनके अणु जल में घुलकर पूरी तरह से क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा, मान के चलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जल में घुलकर पूरी तरह से क्या बनाएगा? H+ आयन बनाएगा। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो रासायनिक सूत्र है HCl, इसमें जितने भी अणु होंगे ये सभी अणु क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। अर्थात इसमें एक भी अणु ऐसा नहीं बचता है जो आयन ना बनाए, अर्थात पूरी तरह से आयनित होते हैं, इनका पूरी तरह से आयनन होता है। ऐसे क्षार या अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रबल अम्ल है HCl और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अर्थात HCl भी पानी में घुलकर इसके जितने भी अणु होंगे पूरी तरह से H+ आयन बनाते हैं और क्लोराइड माइनस आयन 1 बनाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रॉक्साइड में जितने भी अणु हो गए ये बहुत सारा OH- आयन बनाएंगे और एक
OH माइनस आयन बनाएंगे और एक जो होता है ये धन आयन बनाता है, सोडियम प्लस आयन, अर्थात इसके जितने भी अणु होंगे दोनों के पूरी तरह से आयनित होते हैं। और दुर्बल देखते हैं, दुर्बल अम्ल या क्षार होते क्या है। जो इन अम्ल दुर्बल अम्लों या क्षार के जो अणु होंगे पूरी तरह से जल में आयनित नहीं होते हैं, अर्थात मान के चलो किसी यहाँ पर दुर्बल क्षार है, यहाँ पर देखते हैं NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक देखते हैं दुर्बल अम्ल है यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल H2CO3। मान के चलो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। मान के चलो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी कितने अणु हैं, 100 अणु हैं। कितने अणु हैं, 100 अणु हैं। और इसमें भी कितने अणु हैं, मान के चलिए 200 अणु हैं। कार्बोनिक अम्लों के कितने अणु हैं, 200 अणु हैं, मान के चलिए इनके अणु, ये तो अणु के अणु सूत्र है ना। तो मान के चलो इसको हम पानी में मिला देते हैं तो हो सकता है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इसके 40 जो अणु होंगे ये क्या होंगे, आयनित होंगे, अर्थात अपने जल के विलयन में आयन बनाएंगे। और बचे कितने, 60 जो अणु होंगे ये आयन नहीं बनाते हैं, अर्थात अधिकांश जो अणु होते हैं आयन नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार से अम्ल में भी देखते हैं। अम्ल मान चलो यहाँ 200 अणु मैं लिखा हूँ, है ना, इतने अणु हैं, इसको पानी में हम घोल देते हैं। इसमें से मान के चलो हमारा जो हो गया 50 अणु जो होंगे क्या होंगे, आयन बनाएंगे, और जो होंगे 150 जो अणु होंगे आयन नहीं बनाएंगे। अर्थात इन यौगिकों के यदि अणु अधिकांशतः अणु अनआयनित अर्थात अपने जलीय विलयन में आयन नहीं बना पाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम दुर्बल कहते हैं, अर्थात दुर्बल अम्ल या अम्ल को दुर्बल अम्ल और क्षार को दुर्बल क्षार कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्बल और प्रबल से तात्पर्य क्या होता है। इन्हीं की इस प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर जो है हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली लवण की प्रकृति का भी मतलब को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से कौन सा लवण बनता है, सोडियम क्लोराइड लवण बनता है, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। यह साधारण नमक में जो है एक धनायन है, ऋणायन है, ये तो विद्युत रूप से उदासीन हो गए जिसकी संख्या बराबर है, लेकिन क्या ये pH मान के आधार पर ये उदासीन होते हैं या नहीं। तो चलो देखते हैं। अर्थात इसमें जो है 2 प्रकार के मूलक है। जो क्षारीय मूलक होते हैं वो धनावेश होते हैं, अर्थात ये क्षार से प्राप्त होते हैं धनावेश वाले जो होते हैं आयन, और ऋणायन वाले जो होते हैं वो हमेशा किससे प्राप्त होते हैं, अम्लों से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कौन से स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं, उन स्रोत की प्रकृति के आधार पर हम इन लवणों की pH जो प्रकृति है उसको ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो अम्ल है ये कैसा होता है, HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है ये भी कैसा होता है, प्रबल होता है। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल प्रबल क्षार, ये सामने वाला है हमारा अम्ल, ये है क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला जो लवण होता है उसकी प्रकृति हमेशा कैसे होती है, उदासीन होती है। ये पहला ट्रिक हो गया, इसको आप ये पहला ट्रिक हो गया, इसको आप सूत्र के रूप में भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रबल जब आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन बनेगा और पानी बनता है। मैं यहाँ पर पानी का नहीं है, यहाँ लवण की प्रकृति लिख रहा हूँ। किसकी प्रकृति, लवण की प्रकृति कैसे होगी, उदासीन होगी। उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा, जब प्रबल क्या अम्ल किसके साथ, दुर्बल क्षार के साथ। प्रबल और दुर्बल का मतलब समझ गए हैं। प्रबल मतलब प्रबल अम्ल से तात्पर्य यहाँ पर जो भी अम्ल होंगे इसके जितने भी अणु होंगे जो पानी में घुले हैं पूरी तरह से आयन बनाएंगे, अर्थात अधिक मात्रा में H+ आयन बनाएंगे। और दुर्बल क्षार अर्थात ऐसे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन बनाएंगे, और बहुत जो OH- के अणु होंगे वो अनायनित रहते हैं, मतलब आयन नहीं बनाते। अर्थात किसकी संख्या ज़्यादा होगी, H+ आयन की संख्या उस विलयन में ज़्यादा होगी, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तब। तो जो लवण होगा उसका प्रकृति कैसा होगा, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ पर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, अम्ल या क्षार,
प्रबल वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है, दुर्बल वाला कम शक्तिशाली होता है ना। तो अर्थात यहाँ पर कौन हावी होगा? अम्ल, अर्थात इसका जो प्रकृति, लवण का प्रकृति कैसे होगा? अम्लीय प्रकृति की होगी। कैसे होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी, अर्थात इसका pH मान 7 से नीचे की ओर होगा। 7 तो उदासीन विलयन का होता है, 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय विलयन का होता है। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल। दुर्बल अम्ल जब प्रबल क्षार के साथ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनेगा उसका प्रकृति कैसा होगा? यहाँ पर प्रबल कौन है? अर्थात प्रबल क्षार है, अर्थात ये जो क्षार होगा इसके सभी अणु आयन बनाएंगे, क्योंकि क्षार कौन से आयन बनाते हैं जलीय विलयन में? हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनाते हैं। जो अम्ल होते हैं वो कौन सा आयन बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। किसमें? जलीय विलयन में। दुर्बल है क्योंकि ये सभी जो अणु होंगे ये H+ आयन नहीं बनाएंगे, बहुत सारे अनायनित रहेंगे, आयन नहीं बनाएंगे। जबकि जो प्रबल वाला जो क्षार है ये पूरी तरह से OH- आयन बनाएंगे। अर्थात किसी विलयन में रासायनिक अभिक्रिया जब ये करते हैं तो किसकी संख्या ज़्यादा होगी? OH- आयन की संख्या ज़्यादा होगी। यदि किसी यौगिक के जलीय विलयन में OH- आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। यदि किसी यौगिक के जलीय विलयन में H+ आयन की संख्या ज़्यादा होती है तो उसकी प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगा? OH-, क्योंकि ये प्रबल है, ये दुर्बल है। प्रबल वाला जो होता है दुर्बल की जो उसकी प्रकृति है उसको दबा देता है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी इस लवण की प्रकृति, है ना। उसके बाद एक चौथा ट्रिक देखते हैं, जब कौन? दुर्बल अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा? दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करेगा। अर्थात दुर्बल अम्ल जब दुर्बल क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो जो लवण है उसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसा होगा? उदासीन होगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया होंगे तो उदासीन ही होगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अर्थात दोनों कमजोर वाले अम्ल और क्षार रासायनिक अभिक्रिया करेंगे भी तो लवण का प्रकृति कैसे होगा? उदासीन होगा। इसको यदि आपको ये याद हो जाए तो आपको इसके माध्यम से जो है इनकी प्रकृति, जो लवण जो बनेंगे उनकी प्रकृति आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इनके माध्यम से आप। ये तो हमारा पहला उदाहरण को हम देख चुके हैं वहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें होता है, अर्थात जो सोडियम क्लोराइड नमक बनता है उसकी प्रकृति pH के आधार पर कैसे होता है? उदासीन होता है। फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं HCl जो कि कैसा होता है? प्रबल अम्ल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? प्रबल क्षार होता है। अर्थात इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है? मैं यहाँ पर उत्पाद को लिख रहा हूँ, इसी पेन से लिख रहा हूँ, सोडियम और ये हो गया हमारा क्लोराइड। मैं यहाँ पर जल जो उत्पाद बनता है उसको नहीं बना रहा हूँ, वो जल बनता ही है जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात ये जो इसमें यह लवण बना है इसमें जो धनात्मक भाग है, धनात्मक आयन है, हमेशा लवण का धनात्मक जो भाग होता है वो किससे प्राप्त होता है? क्षार से प्राप्त होता है, जिसके लिए हम इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। किसको? सोडियम प्लस आयन को क्षारीय मूलक कहते हैं। और जो लवण का ऋण आयन वाला भाग होता है वो हमेशा किससे प्राप्त होता है? अम्ल से प्राप्त होता है। इसीलिए हम इस ऋण आयन वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक अम्लीय मूलक कहते हैं। अर्थात इन्हीं मूलकों के, अर्थात ये जो क्षारीय मूलक है या फिर ये धनात्मक आयन वाला है सोडियम प्लस आयन, ये कौन से क्षार से प्राप्त हुआ है? उस क्षार की प्रकृति के आधार पर, प्रबलता या दुर्बलता के आधार पर हम इस जो लवण की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अम्ल भी कैसा है? प्रबल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है ये भी कैसा है? प्रबल है। अर्थात प्रबल अम्ल और क्षार जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण होता है उसकी प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये पर है कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है, और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है? क्या है? दुर्बल क्षार है, दुर्बल कम शक्तिशाली वाला। तो देखते हैं इसका सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? लवण बनता है। मैं यहाँ पर भी पानी बनेगा, सभी में पानी बनेगा, लेकिन इसमें मैं पानी को नहीं दिखा रहा हूँ। देखते हैं, ये हो गया कॉपर, ये सल्फेट से क्रिया करेगा।
इसमें कॉपर जो है धन आवेश वाला होता है और जो ये होता है ऋण आवेश वाला होता है। मैं समझने के लिए यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। यहाँ पर अम्ल जो है प्रबल है और क्षार जो है दुर्बल है। तो इसकी प्रकृति कैसे होगा, कॉपर सल्फेट जो कि एक लवण बना है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रबल अधिक शक्तिशाली अम्ल है यहाँ पर, और जो क्षार है ये कम शक्तिशाली वाला है। अर्थात प्रबल वाला क्या होगा, कम शक्तिशाली वाले पर मतलब हावी होगा। अर्थात ये क्या होगा, क्योंकि कौन सा प्रबल है, अम्ल है। हाँ, तो क्या होगा ये, इसकी प्रकृति क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। कॉपर सल्फेट की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है, ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप नाम को लिख सकते हैं, मैं सिर्फ रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन मैं रासायनिक नाम बोलते जा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है। प्रबल जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षार, तो जो लवण की प्रकृति होगी वो कैसे होगा, उदासीन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे, पोटेशियम जो कि धनात्मक आयन है, धनात्मक भाग है जो क्षार से प्राप्त होता है, और जो है ऋणात्मक भाग यहाँ से होगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना। अर्थात इसमें दोनों जो है, इन मूलकों के स्रोत जो है दोनों क्या है, अम्ल और क्षार, प्रबल और प्रबल है। तो इसका प्रकृति कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। उसके बाद अगला देखते हैं चौथा, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षार है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसा होगा, प्रबल कौन है, अम्ल है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन कौन सा लवण बनेगा देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं धनात्मक मूलक क्षार से, मतलब क्षारीय मूलक, ये है NH4 अमोनियम, यहाँ पर है ऋणात्मक वाला क्लोराइड, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। इसकी प्रकृति क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, अम्लीय होगी, सॉरी, क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन, अमोनियम क्लोराइड जो कि एक लवण है। लेकिन ये सभी विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। विद्युत आवेश के आधार पर इसमें धनायन की संख्या 1 होगी, ऋणायन की संख्या 1 होगी, लेकिन कुछ यौगिकों में धनात्मक संख्या जितनी होगी उतना ही ऋणात्मक आयनों की संख्या होगी, है ना, किसमें, लवण में। लेकिन pH के आधार पर इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसके पश्चात देखते हैं पांचवा, यहाँ पर इसको कहते हैं हम कार्बोनिक अम्ल, और यहाँ पर इसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कार्बोनिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा लवण बनता है देखते हैं। यहाँ से धनात्मक मूलक ले लिया क्षार से, सोडियम, और यहाँ पर HCO3 क्या होगा, HCO3 जो कि HCO3 जो कि क्या होता है, ऋणात्मक मूलक होता है, और ये यहाँ पर होगा HCO3। अर्थात ये कौन सा बना, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा बनता है। क्योंकि यहाँ पर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। क्षार क्या है, अधिक शक्तिशाली है, किससे, अम्ल से। अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। इसका छठवां देखते हैं, ये है एसिटिक अम्ल। दुर्बल अम्ल होता है, ये ज़्यादा शक्तिशाली वाला नहीं होता है, अर्थात इसके सभी अणु जो है जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये भी क्या है, दुर्बल क्षार है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है, जो लवण बनता है, उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, उदासीन होगी। अर्थात दोनों का प्रभाव बराबर हो रहेगा, इसलिए उदासीन होगा। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, CH3 एसीटेट में मैंने बताया था ऋणात्मक आयन वाला का सूत्र हम पहले, धनात्मक को बाद में लिखते हैं, लेकिन जब उसके नाम का उच्चारण करते हैं तो धनात्मक मूलक से ही शुरू करते हैं, ठीक। CH3 COO- हो गया ये, है ना, उसका धनात्मक मूलक है NH4, ये धनात्मक आयन है, तो बन गया अमोनियम एसीटेट बना। लेकिन दोनों की प्रकृति है, अम्ल की प्रकृति भी कैसे है, दुर्बल है, और क्षार की प्रकृति भी कैसा है, दुर्बल है। तो इसका प्रकृति कैसे होगा, क्षार जो लवण है उसकी प्रकृति उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। और इसमें सभी में जो है इधर जल के अणु भी बनेंगे। इसी प्रकार से अम्ल और क्षार जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनते हैं, जल बनते हैं। इस प्रकार से लवण और जल बनने की प्रक्रिया या इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ये होता क्या है, हम किस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं।
जो साधारणतः है जो वर्षा का जल होता है, जो बादल से पानी बरसते हैं, उस जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। अर्थात इसका पीएच मान कितना होता है, वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो उसकी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। कैसे प्रकृति होती है उसकी, उदासीन। अर्थात पानी का प्रकृति भी कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि पानी का पीएच मान 7 होता है। लेकिन हमारे पृथ्वी में गाड़ियों कारखानों के माध्यम से ईंधन का हम दहन करते हैं। ईंधन के दहन करने से बहुत सारी गैसें वह हमारी चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित वायु में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और ज्वालामुखी के फटने से भी जो है यहाँ से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती है। और जो है वनस्पतियों के सड़ने से, इस पृथ्वी पर वनस्पतियों के सड़ने से भी बहुत सारी गैस जो है वायुमंडल में मिलते जाती है, वायुमंडल के गैस में मिलते जाते हैं। जब यह वर्षा होती है, इन बादलों से वर्षा होती है पृथ्वी में, तो इसी वायुमंडल में उपस्थित गैस, चूँकि जो गैस है ईंधन के दहन, ज्वालामुखी के फटने से और वनस्पतियों के सड़ने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं निकलते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं। मैं यहाँ पर 3 ही गैस का लिखा हूँ। अर्थात ईंधन के दहन, ज्वालामुखी और वनस्पतियों के सड़ने से इस प्रकार के गैस निकलते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित गैसों में ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब वर्षा होती है तो जो जल है उसके साथ जो है ये गैसें जो होते हैं क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अर्थात मिलते जाते हैं। और इस जल का पीएच मान जो पहले कितना था, 7 था, उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे कारण जल का पीएच मान में परिवर्तन आ जाता है। यदि इस वर्षा के जल का पीएच मान इनके मिलने से कितना 5.6 पीएच से कम हो जाता है तो उसी जो वर्षा का जल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि उस जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 हो जाता है। अर्थात उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की वर्षा को ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, मान के चलो वायुमंडल में हमारे ईंधन के दहन से कौन सा गैस निकल गया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, अर्थात वायुमंडल में उपस्थित है किसी ईंधन या ज्वालामुखी या फिर वनस्पतियों के सड़ने के कारण ये गैस वायुमंडल में उत्सर्जित हुए हैं। और जो है जब वर्षा होती है उस समय इस जल का पीएच मान 7 होता है और जो ये होता है अम्लीय प्रकृति होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस पानी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में उपस्थित होता है ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखते हैं। H2CO यहाँ पर कितना है, 2 परमाणु है, एक मिलकर कितना हो गया, 3। अर्थात क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। कौन सा अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। उसी प्रकार से जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पानी के साथ मिलकर, सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है। अर्थात यह जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ क्रिया करते हैं, 1 अणु के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, 2SO। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4, 4 परमाणु ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर सल्फर के कितने हैं, 2 ही हैं, यहाँ पर 2S लिख दिया हूँ, अर्थात इसके हो गए हैं। और अर्थात 4 और 2 कितने हैं, 6 ऑक्सीजन के परमाणु। यहाँ 6 करना है तो इसका 2 से पहाड़ा पढ़ते जाइए क्योंकि यहाँ पर 2 सामने में है। अर्थात 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अर्थात 6 ऑक्सीजन भी हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का 2 हो गया। अर्थात सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। यह जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है यह किसके साथ क्रिया करता है, अब जो वर्षा के जल के साथ क्रिया करता है। इससे क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके 2 मोल बने। ये जो होता है किसके साथ क्रिया करता है, पानी के साथ क्रिया करता है। तो देखते हैं क्या बनता है, H2S
ओ कितना है यहाँ पर 3 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो टोटल कितने हो गए 4। अर्थात ये कौन से अम्ल बनाए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। कौन से अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इसी प्रकार से जो है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी किसके साथ क्रिया करेंगे, वर्षा के जल के साथ क्रिया करेंगे और जो है ये भी क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। देखते हैं जो 3 मोल है या 3 अणु जो है किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो है किसके साथ क्रिया करेंगे, जल के अणु के साथ क्रिया करते हैं। तो जो क्या बनाते हैं H2 नहीं 2H, उसके बाद यहाँ NO3, ये बनाए नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल गए, नाइट्रोजन के भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 परमाणु निकल गए। नाइट्रोजन के सामने में 2 लिखा है तो यहाँ नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, 2 परमाणु है ऑक्सीजन के। लेकिन ऑक्सीजन का अलग से कितने परमाणु है यहाँ पर 3, अर्थात 3 दूनी 6 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर हो गए। तो यहाँ 3 दूनी 6। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 दूनी 6 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है। तो टोटल ऑक्सीजन के साथ हो गए। अर्थात यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 निकल गए, अर्थात ये हो गया है। और जो नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के भी सामने में 2 है, अर्थात ये भी 2 निकल गया है। और बचा कितना है, यहाँ पर बचा है यहाँ कितना, 1 बचा है, 2 निकल गया, 2 परमाणु निकल चुका है। ऑक्सीजन का देखते हैं 3 दूनी 6 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से पूरी तरह से निकल गया है। अब यहाँ पर बचा क्या है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु बचा है और नाइट्रोजन का 1 परमाणु बचा है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं ये। अर्थात यही जो है, ये गैस जो है ईंधन के दहन या फिर ज्वालामुखी के फटने से या फिर किसके, वनस्पतियों के सड़ने से निकलते हैं और वायुमंडल के गैस में जो है मिल जाते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में मिलकर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ये नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और यही अम्ल जो है पानी के जो pH को घटा देते हैं, अर्थात यह पानी के साथ मिलकर ये अम्ल बनते हैं, जिसके कारण पानी का pH मान 5.6 से नीचे आ जाता है। इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। यह अम्ल वर्षा जो है पृथ्वी पर पहुंचकर या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वनस्पतियों को, अर्थात पेड़ पौधों को, वहाँ के जीव जंतुओं को और यहाँ पर उपस्थित जो इमारतें होते हैं उनको क्या करते हैं, ये क्षति पहुँचाते हैं, हानि पहुँचाते हैं। ये तो हो गया हमारा अम्लीय वर्षा। यदि आप लोगों ने इस अध्याय 2 का भाग 1 और भाग 2 का वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप भाग 1 वीडियो को देखिए, उसके बाद भाग 2, उसके बाद आप इस भाग को देखिए, तीसरा भाग का वीडियो है। इस तीनों भाग को यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपका जो अध्याय 2 है ये समाप्त होगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो है आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।